गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका चैप्टर बेटे केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और केमिकल बॉन्डिंग में आप हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के ही हम कुछ एग्जांपल्स आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। वी आर नाउ ऑन सिलिकॉन्स। ठीक है, सिलिकॉन्स एंड ऑर्गेनोसिलिकॉन्स की बात करते हैं। देखिए सिलिकॉन्स क्या होते हैं। अगर मैं सिंपली पहले सिर्फ सिलिकॉन्स की बात करूँ, सिलिकॉन्स के अंदर बॉन्ड होगा बेटे SiO बॉन्ड Si। अगर Si का ऑक्सीजन से और फिर Si से बॉन्ड है तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिलिकॉन्स कहलाएगा। लेकिन दूसरी वर्ड मैंने आपका यूज किया आज ऑर्गेनोसिलिकॉन्स। अगर मैं ऑर्गेनोसिलिकॉन्स की बात कर रही हूँ तो बॉन्ड क्या होगा बेटे, सीधा सीधा सिंपली सिर्फ आप कार्बन का ले लीजिए। कार्बन का बॉन्ड अगर सिलिकॉन के साथ है तो वो किस में काउंट होंगे, आपके ऑर्गेनोसिलिकॉन में काउंट होंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि CH4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो CH4 को हम बोलते हैं बेटे मीथेन। और अगर आपने कार्बन को रिप्लेस कर दिया, ध्यान से देखिए मैंने कार्बन को रिप्लेस किया है किससे, सिलिकॉन से, तो ये बन जाएगा बेटे सिलीन। क्लियर है मेरी बात। तो आपने क्या लिया बेटे, एक सिलेन लिया है SiH4 प्लस में आपने Cl2 डाल दिया। आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है सभी को क्लोरीन से, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगानी है और 4 ही यहाँ पे क्लोरीन लगनी चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन अकेले तो निकलेगी नहीं, किसके साथ निकलेगी, क्लोरीन के साथ, HCl की फॉर्म में, है ना। तो आपको यहाँ पर कितनी चाहिए, टोटल 8 क्लोरीन चाहिए। तो आपका क्या बनेगा, SiCl4 प्लस में आपका क्या निकल जाएंगे बेटे, 4HCl निकल जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात। इसे क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरो। किससे बना है बेटे, ये सिलेन से। यहां पर आपने बना दिया टेट्राक्लोरो सिलेन। क्लियर होगी मेरी बात। अब आपको SiCl4 की रिएक्शन करनी है बेटे RMgX के साथ। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg के ऊपर आपने सुना बेटे 2 पॉजिटिव होता है, पता है आपको, है ना। Mg पे 2 पॉजिटिव होता है, X पे -1 होता है। R पे क्या होता है बेटे, R का मतलब होता है CH3। क्या मतलब होता है, CH3। वैसे इसका मतलब C2H5 भी होता है, बट हम सिर्फ स्मॉलेस्ट वन को ले रहे हैं। R का मतलब CH3। इस पे क्या सुना है बेटा आपने, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटे, पॉजिटिव। ये चीज क्लियर हुई। बॉन्ड कहां से टूटेगा, सोचने वाली बात है। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, रिपल्शन कहां होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और ये दो चीजें बना देगा, R पॉजिटिव MgX, इस पे क्या है +2। बात समझ आई, कोई डाउट। अब ध्यान से देखिए मेरी बात, बेटा +2 बड़ा है या +1 बड़ा है, +2। तो +2 एक्ट करेगा एज ए पॉजिटिव और +1 एक्ट करेगा एज अ नेगेटिव। क्लियर होगी मेरी बात। क्योंकि आप कभी भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपने +2 को ले लिया क्योंकि इसका साइज, इसका जो चार्ज है वो बड़ा है, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। बात समझ आई यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें। उसके बाद बात करूं बेटा SI, तो यहां से देखो मैंने इसको तोड़ा SiCl3 और Cl नेगेटिव और SiCl3 पॉजिटिव। कोई डाउट बेटे, ठीक है। प्लस किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, माइनस के साथ। प्लस जब माइनस के साथ जुड़ेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, RSiCl3 प्लस माइनस वाला बेटे किससे जुड़ेगा, Cl से। तो Mg के एक तरफ लगा हुआ है X, दूसरी तरफ मैंने क्या लगा दिया। कोई डाउट बेटे, क्लियर होगी मेरी बात। अब इसको आप क्या बोलोगे, चलो इसका नेमिंग अभी मैं आपको बताती हूँ, उससे आगे देखते हैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन एक बार दोबारा करवा दी, RSiCl3 की मैंने दोबारा से रिएक्शन करवा दी RMgX से, तो बेटा यहाँ पर ये फिर से टूटेगा, बोलो R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। इस बात में कोई डाउट बेटे, क्लियर होगी मेरी बात। इधर से बेटे ये अब किस चीज में टूटेगा, RSiSCl2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। क्लियर, क्योंकि क्लोरीन तो नेगेटिव होता है। इसमें क्या होगा ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब Cl पे नेगेटिव है तो दूसरे वाले पे क्या होगा, पॉजिटिव। प्लस किससे जाके मिलेगा बेटे, माइनस से, और माइनस किससे मिलेगा, प्लस से। तो आपका प्लस और माइनस कंबाइन होके क्या बन गया, R2
SiCl2 प्लस ये कंबाइन होके क्या बन गया MgX और Cl। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? एक आपके पास ये बना, एक ये। मैंने दोबारा रिएक्शन करवाई है बेटे R2SiCl3 के साथ, सॉरी Cl2 के साथ मैंने दोबारा किसकी करवा दी बेटे RMgX की। ठीक है, RMgX किस चीज में टूटेगा बोलो, R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव में। ये फिर से किस में टूटेगा बोलो बेटे R2SiCl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर होगी मेरी बात? प्लस मिलेगा माइनस से, माइनस मिलेगा प्लस से। प्रोडक्ट बोलिए, माइनस इससे मिलेगा क्या बनेगा R3SiCl प्लस, और बोलो Cl इससे मिलेगा तो क्या मिलेगा ClMgX। क्लियर हुई मेरी बात? अब मैंने इसकी दोबारा रिएक्शन करवा दी लास्ट टाइम एक बार और, क्योंकि इसमें एक Cl और पेंडिंग है, तो बन जाएगा बेटे देखो R3SiCl प्लस मैंने दिया बेटे RMgX। सेम वही चीज ये टूटेगा बेटे R बोलो नेगेटिव MgX पॉजिटिव। ये बेटा बोलो R3Si पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे राजी आपके यहाँ पर बोलिए R4Si प्लस ClMgX। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पर टोटल आपके 4 क्या बने हैं ऑर्गेनो सिलिकेन। क्योंकि R का मतलब क्या होता है, अब ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, R इज इक्वल टू कोई भी क्या हो सकता है बेटे अल्काइल ग्रुप हो सकता है। R क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3 बोलो H7 हो सकता है। इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं एक्सेट्रा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ होना चाहिए। क्लियर हुई है मेरी बात? तो यहाँ पर आपके 4 ऑर्गेनोसिलिकॉन्स बनाए मैंने, RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl और R4Si। क्लियर होगी मेरी बात? इनकी नेमिंग देखते हैं। तो आपने यहाँ पर 4 बनाए बेटे, मैं उसमें से 3 ले रही हूँ क्योंकि मुझे आगे 3 की ही रिक्वायरमेंट है समझाने के लिए। बीच में आपके Si है बेटे, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 Cl, एक में R की जगह मैंने ले लिया क्या CH3। आप R भी ले सकते हैं, नेम क्या आ जाएगा एल्काइल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और ले लिया Cl और यहाँ 2 CH3 लगा दिए बेटे। इसी तरह से मैंने एक और ले लिया और 3 CH3 लग गए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने क्लोरीन है बेटे 3, तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो। मीथेन के लिए मिथाइल ग्रुप, मीथेन के लिए क्या यूज करते हैं मिथाइल। और ये किस चीज से बने हैं बेटे सिलेन से, ट्राई क्लोरो मिथाइल सिलेन। क्लियर? इसी तरह से इस पे आइए, यहां पर कितने क्लोरीन है बेटे 2, डाई क्लोरो मिथाइल भी कितने हैं बेटे 2, डाई मिथाइल। और ये भी किससे बना है राजेन सिलेन से। इसी तरह से मैं बात करती हूं बेटे इसकी, ट्राई क्लोरो, नहीं सॉरी सिर्फ सिंपली क्लोरो है, CHLOR, क्लोरो ट्राई मिथाइल सिलेन। यहां तक क्लियर है बेटे? इसे हम बोलेंगे क्या ट्राई क्लोरो है तो 3 Cl हट सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कौन सा बॉन्ड टूट सकता है। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटे नेगेटिव, सिलिकॉन कार्बन फैमिली से है तो कौन सा चार्ज होगा इसमें भी पॉजिटिव, और CH3 भी पॉजिटिव। अब CH3 और सिलिकॉन, अब पॉजिटिव नहीं देखना है, मेरी बात ध्यान से समझिए। CH3 और सिलिकॉन दोनों एक ही फैमिली से है ना, एक ही फैमिली से है, तो कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे यहाँ पर कोवेलेंट। क्या? तो कार्बन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड कौन सा है बेटे कोवेलेंट। और कोवेलेंट आपको पता है ये ब्रेक होने वाला बॉन्ड नहीं है, ये ब्रेक नहीं होता है आसानी से। तभी तो जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते पानी में। अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाए तो पानी में सॉल्युबल हो जाए,
तो कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूटने वाला बॉन्ड नहीं है। इजीली कौन सा टूटता है? आयोनिक। तो यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर है, क्योंकि Cl नेगेटिव है तो सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो आगे जितनी भी हम रिएक्शन करेंगे उसमें बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे बेटे? Cl। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, आगे देखिए। अब ऑर्गेनो सिलिकॉन्स आपने बना लिए हैं, ये सभी ऑर्गेनो सिलिकॉन्स थे, इनसे हम आगे सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले मैं बना रही हूं मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ध्यान से समझिएगा बेटे, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। हाइड्रोक्सी का मतलब OH। तो मोनो का मतलब 1, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, मतलब ऐसे डेरिवेटिव जिसमें एक OH होगा। तो मैंने क्या लिया बेटे? SI, एक Cl वाला ले लिया, क्योंकि मुझे तो एक OH चाहिए ना स्ट्रक्चर में, एक OH चाहिए तो कौन रिप्लेस करेगा? Cl। अब मैंने यहाँ पर बेटा साथ में रिएक्शन करवाई किससे? वाटर से। वाटर टूटेगा, बोलो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ से Cl नेगेटिव टूट के HCl बाहर, और SI पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और OH के साथ कंबाइन करके क्या मिल जाएगा? बोलिए, SI OH CH3 CH3 CH। मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में किसी को डाउट है? क्लियर है मेरी बात? अब मैं अगर दो मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को ज्वाइन करती हूं तो देखिए क्या बनेगा। देखिए बेटे, जब आप इनको पास लेके आएंगे तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? OH और H, दैट इज वाटर। पानी यहां से बाहर निकला तो क्या बन गए? SI कि यहाँ पे क्या है बेटे? 3 CH3 O SI 3 CH3। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, क्या ये बॉन्ड आगे फर्दर टूट सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये कौन से बॉन्ड हो गए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है। सिलिकॉन और कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और ये आगे ब्रेक नहीं होगा। बात समझ आई? आगे ये टूटेगा नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे फर्दर कैरी आउट नहीं हो सकती। कोई डाउट बेटे? क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस टाइप का बनेगा। अब आगे देखिए, अगर मैं दो बना दूं, दैट इज बाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। नेक्स्ट मैं क्या ले रही हूं? बाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। बाई का मतलब कितने वाटर होने चाहिए? कितने OH? दो। तो आप कह सकते हैं SI OH OH। अब मैंने आगे पीछे क्यों लगाए हैं? ताकि सिमेट्री हो स्ट्रक्चर में, क्योंकि देखो इस तरफ भी CH3 और OH हो गए, इस तरफ भी CH3 OH हो गए। अगर ऊपर की तरफ से देखें तो एक तरफ CH3 एक तरफ OH, एक तरफ CH3 एक तरफ OH, तो सिमेट्री हो गई है। तो स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इजीली सेटल डाउन हो पाएगा। अगर दोनों CH3 यहाँ लगा देते और दोनों OH लगा देते नीचे, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाता है? हैवियर, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? हल्का। सिमेट्री नहीं होती। या दोनों CH3 एक तरफ और दोनों OH एक तरफ लगा देते तो भी क्या रहता है? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल रहता। क्लियर हुई मेरी बात? इसी तरह से बेटे एक और ले लिया, SI OH CH3 CH3 OH। मैं एक और ले रही हूँ बेटे, ध्यान से देखिए, वो OH OH ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल, OH CH3 CH3 OH। ध्यान से देखिए, जब ये क्लोजर आएंगे तो क्या होगा? वाटर एलिमिनेट होगा, यहां से वाटर निकल गया। इसी तरह से व्हेन दे कम क्लोजर तो क्या होगा? वो वाला डेरिवेटिव इधर ले लीजिए भाई, ताकि आप बोल ऐसा ले लो इसे। तो ये यहां से बॉन्ड निकल गया बेटे। क्लियर है? तो इस तरह से अगर मैं बहुत सारे ले लूं तो ये पीछे किसी के साथ H निकाल देगा, निकाल देगा ना बेटे, और ये आगे किसी के साथ H निकाल देगा, चलेगा इस तरह से। तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा बॉन्ड SiO SiO SI। ये बात समझ आई? देखो यहां से अगर H निकल रहा है तो यहां से आप क्या निकालेंगे? OH।
क्योंकि बीच वाले मॉलिक्यूल को देखो, एक तरफ से क्या निकाल रहा है OH, दूसरी तरफ से क्या निकाल रहा है H, ठीक है ना, एक तरफ से OH दूसरी तरफ से H। तो इस मॉलिक्यूल में इधर से H निकल रहा है तो इधर से क्या निकलेगा OH, इस मॉलिक्यूल में इधर से OH निकल रहा है तो उधर से क्या निकलेगा H, ठीक है। उसके अलावा दो ऊपर नीचे क्या रह गए यहाँ CH3 CH3, इसी तरह से CH3 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 तो ये ऐसे चेन बनती जाएगी ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर चेन सिलिकॉन। बात समझ आई बेटे जी, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया बात अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्राई डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को। आराम से मान जाओगे। ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब कितने होंगे बेटे, तीन होंगे। ऐसा ही आप इस तरह से दिखा सकते हैं, OH 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 CH3 दिखा सकते हैं ना। इसी तरह से आप यहाँ पे दे दिए SI CH3 OH OH OH। इसी तरह से यहाँ पे बेटे SI CH3 OH OH। क्लियर है मेरी बात, वही सेम चीज बेटे, इधर से OH तो इधर से क्या निकलेगा H, इधर से OH तो इधर से क्या निकलेगा H। ये बात क्लियर है। तो बेटे नीचे भी तो है, नीचे या तो इस तरह से नहीं दिखा सकते आप, SI OH 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 CH3 प्लस SI OH 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 CH3 प्लस SI OH 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 CH। तो इस तरह से भी दिखा सकते हो, इधर से OH और इधर से क्या निकल गया H। सेम इधर से बेटे बोलो, OH तो इधर से क्या निकल जाएगा H, और इधर से OH तो इधर से क्या निकल जाएगा H। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ध्यान से देखिए, लीनियर बीच में से कनेक्टेड होंगे बेटे, ठीक है, और नीचे से भी कनेक्टेड होंगे। बात समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद नीचे चेन बंद हो रही है, दैट इज CH3, यहां पर ये ऐसे कनेक्टेड होंगे, ऊपर भी चेन बंद हो रही है, दैट इज CH3। डबल चेन डेरिवेटिव आगे भाई आपके, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर होगी बात, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में थोड़ा सा डाउट था, एक बार फिर से देख लीजिए। हम कर रहे हैं ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, तीन OH आएंगे बेटे, SI थोड़ा छोटा लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तीन ले लिए मैंने, सिर्फ तीन लिए हैं वही, CH3 OH 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 ये स्ट्रक्चर है बेटे आपका ट्राई हाइड्रोक्सी का। सिंपल यहां से निकलेगा बेटे OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H। क्लियर होगी मेरी बात, इस तरफ से OH निकल रहा है तो उधर से क्या निकलेगा बेटे H, इधर से H निकल रहा है तो उधर से क्या निकलेगा OH। क्लियर। इसी तरह से मैंने यहाँ नीचे भी चेन ले ली, क्योंकि नीचे भी तो मेरे पास है ना जो आगे चेन को कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह से ध्यान से देखिए भाई, इधर से OH लिया तो इधर से क्या ले लोगे H, इधर से OH लिया तो इधर से H, OH इधर से और इधर से H। अब इधर से H निकला है तो इधर से क्या निकलेगा, है इधर OH नहीं है ना, तो सिर्फ यहां से निकालो, बोलो OH H
OH और H, इधर से OH तो इधर से H, इधर से H तो इधर से क्लियर होगी मेरी बात। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आएगा आपके पास, SiO SiO SiO। इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे बेटे, एक दूसरे से हर तरफ से कनेक्टेड है ना, तो आप बोल सकते हैं ऐसे क्या, क्रॉस लिंक्ड चेन। बोल सकते हैं ना क्रॉस लिंक चेन, किस चीज की बेटे, ऑफ सिलिकॉन। डन। अगर मैं पूछूं सिलिकॉन कितने मेंबर की रिंग बनाता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर रिंग बनती है यहाँ पर, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इट्स अ 8 मेंबर रिंग। क्लियर होगी मेरी बात बेटे, समझ आया। हाइब्रिडाइजेशन बोलिए बेटे, सिलिकॉन कितने एटम से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तो बॉन्डेड एटम कितना है बेटे, 4, लॉन पेयर बचा 0, 4 + 0 का केस है, दैट इज 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, शेप क्या होगी बेटे, टेट्राहेड्रल। अब जरा ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को हमने अगर आगे बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ ना भाई, बोलो, लिख सकते हैं ना इस तरह से आगे कॉन्टिन्यूटी में। तो एक सिलिकॉन ने कितने एटम्स को घेर रखा है, आप ये कह सकते हो 2 सिलिकॉन ले लिए मैंने, 2 सिलिकॉन, कैसे समझाऊं आपको, एक लो, फॉर्मूला बनाओ, एक सिलिकॉन है बेटे, एक ले लिया, ये सिलिकॉन आ गया, कितने एटम से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, क्या चारों पूरे पूरे हैं इसके पास, हर ऑक्सीजन कितने से कनेक्टेड है बेटे, 2 से, तो एक सिलिकॉन के पास कितना ऑक्सीजन है बेटे, हाफ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, SiO2, क्योंकि टोटल एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और चारों ऑक्सीजन कितने हैं, आधे आधे हैं। तो समझ आया कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सिंपली SiO2 क्यों लिखा जाता है, क्लियर हुआ। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा ना बना के, क्योंकि ये देखो ऐसे क्रॉस लिंक्ड है, इसको उसकी तरह बनाते हैं हम, डायमंड की तरह, इस तरह से बेटे, इस तरह से चलता है स्ट्रक्चर, समझ आई बच्चा। तो हर एक सिलिकॉन आगे 4 से कनेक्टेड है, लेकिन चारों ऑक्सीजन आधे आधे सिलिकॉन को मिल रहे हैं, इसीलिए फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, SiO2। सिलिकॉन की खास बात ये है बेटे, ये थर्मली स्टेबल है, इसीलिए फर्नेसेस के अंदर इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसकी कवरिंग की जाती है फर्नेसेस के अंदर, ताकि ज्यादा हीट टेम्परेचर पर भी इसको कुछ ना हो, आपकी फर्नेसेस बिल्कुल भी खराब ना हो। तो अंदर लाइनिंग जो कोटिंग की जाती है वो किसकी होती है बेटे, सिलिकॉन की। अब थर्मली स्टेबल क्यों है, आपसे कोई पूछे, लाइक डायमंड बेटे, इसको हीट देके एक एटम को बाहर निकालना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ऐसे घिरा हुआ है, पूरा जाल बना हुआ है, तो उसमें से बीच में से एक को निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थर्मली स्टेबल रहता है और ज्यादा टेम्परेचर पर भी ये क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबल रख सकता है। समझ आई बात बेटे। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन्स की बेटे, तो आपने ये देखा कि सिलिकॉन आपके हर तरफ से बॉन्ड बनाने को तैयार है, ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, और इस तरफ आपने CH चला रखा है, ये चेन ऐसे आगे कंटिन्यू में बढ़ती चली जा रही है, किस तरह से, थोड़ा सा देखिए बेटे, ऐसा ही ऊपर O, ऐसे ही है बेटे, ठीक है। आगे आपको अगर OH मिला तभी तो ये चेन ऐसे चलेगी, है ना, तभी चलेगी ना, ठीक है। तो मतलब इस तरफ अगर OH खत्म कर दिए जाएं, इस साइड वाले OH सारे खत्म कर दिए जाएं,
तो चेन रुक जाएगी। कैसे? नीचे देखिए, मैंने आपको यहां पर करा रही हूं OH, या आप ऐसे ले लीजिए बेटे, थोड़ा सा आपको समझ आसानी से आ जाएगा। OH 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 CH3 बेटे, ठीक है, प्लस। ध्यान से समझिए, अगर इस केस में मुझे इस चेन को रोकना हो, आगे बढ़ने से रोकना हो, तो उस तरफ मैं क्या डालूं? आप ऐसे ही ले लो, एक एक करके समझो, 1 बाय 1 देखिए भाई। मुझे इधर इस चेन को बढ़ने से रोकना है, तो इस तरफ मैंने क्या डालना है? OH डालना है। वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि चेन तभी जुड़ेगी। ध्यान से देखिए बेटे, अब मैंने क्या किया इधर, ये तो इससे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना, लेकिन आगे चेन चलाने के लिए है क्या इधर OH? नहीं है ना, तो चेन टर्मिनेटर की तरह यूज हो गया, हो गया ना। इसी तरह से अगर मुझे इस तरफ चेन को खत्म करना है, तो मैं यही कॉम्प्लेक्स उठा के यहाँ पे डाल दूंगी, OH के साथ बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, तो अपर डायरेक्शन में चेन कंटिन्यू होना बंद हो जाएगी। इसी तरह से बेटा ये उठा के अगर ऐसे लगा दूं OH इसके नीचे, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ चेन चलनी बंद हो जाएगी। बात समझ आई? इसीलिए इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेटर्स। क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेटर्स। अगर आप जिस तरफ, जिस भी डायरेक्शन में आपकी चेन चल रही है, उस डायरेक्शन में OH को हटा के उसकी जगह अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हो, तो आगे चेन को चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और चेन वहीं रुक जाएगी। जेईई मेंस ने चेन टर्मिनेटर पे क्वेश्चन पूछ रखा है लास्ट ईयर, ठीक है। चल नहीं रही थी, तो इसी तरह से बेटे अगर देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसा ही ले रखा है, CH3 OH OH OH। अगर मुझे इस डायरेक्शन में चेन को रोकना है, तो मैंने इस तरफ सारे CH3 ले दिए, ये OH से कंबाइन हो गए, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर मुझे रोकना है, तो यहाँ मेरे तीनों CH3 आ गई, ये OH से कंबाइन हो गया। इस डायरेक्शन में रोकना है, तो मेरे यहाँ पर तीनों CH3 आ गई, OH से कंबाइन हो गया। तो चेन टर्मिनेटर की फॉर्म में किसको यूज किया जा रहा है? SiCH3 की OH। तो मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एज अ चेन टर्मिनेटर्स। क्लियर होगी बात? क्योंकि वो चेन को आगे नहीं जाने देते, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी सेम होनी चाहिए। जैसे आपने बाय चांस यहाँ पर 4 बॉन्ड लिए हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको जाना पहचाना सा लगता है सिंपली, ठीक है, दैट इज CH4 मीथेन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बच्चा एंगल है वो इसके बीच में भी कितना होता है? 109.28, ठीक है, 109.28। इसके बीच में भी यही होता है, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं CH4 को एज एन एग्जाम्पल लेती हूँ, देखिए प्लीज, H H H H, यहाँ पर θ1, ये θ2 बेटे, θ3 और θ4। तो आपको ये देखना है θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ4 इज इक्वल टू कितना है? 109.2, है ना। अगर यहाँ पर एंगल सेम है तो उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, क्योंकि एंगल कम ज्यादा होगा तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन से बॉन्ड लंबा हो जाएगा, है ना। तो एंगल सेम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटे? सेम होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सेम। तो ऐसे ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ही तो है ये CH4। हाइब्रिडाइजेशन को याद करो, कुछ इस तरह से नहीं बनाया था आप लोगों ने भाई, हैं? ऐसा ही तो बनाया था, ठीक है, और ये ऐसे था। तो दीज आर ऑर्बिटल्स, नथिंग एल्स, ऑर्बिटल्स ही तो है ये। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट 2 कंडीशन में हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में सारे के सारे हाइड्रोजन लगाए हैं, और इसका मतलब ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। जितने भी एटम सेंटर एटम से कनेक्टेड है वो सभी के सभी अगर सेम है तो एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर मैंने सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर बेटे फ्लोरीन लगा दिया, अब फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखो बेटे, ये कार्बन लगा, यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा रखा है। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड को ऊपर की तरफ खींचेगा, खींचेगा ना बेटे। अगर बॉन्ड को या ऑर्बिटल को ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये लॉन्गर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटे? लॉन्गर। तो अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं हो तो आपके
जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3d2। These 4 हाइब्रिडाइजेशन, इनके अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इनके ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे बेटे, इक्विवेलेंट होंगे, मतलब सेम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं तो इनके क्या होंगे बेटे, बोलो, जो ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन इक्विवेलेंट कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं sp3d की, तो 3 2 5 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में आप क्या बनाते हो, 5 में क्या बनाते हो बेटे, m a ये बनाते हो, और 5 के लिए ऊपर और नीचे पेंटागोनल, कौन सी है ये, टीपीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो बेटा आपको पता है इसके बीच में एंगल कितना है, 120, यहाँ एंगल कितना है, 90। तो एंगल कम ज्यादा है तो रिपल्शन भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। तो उस केस में बेटा यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो, अगर सभी के सभी सेम है तो उसके बाद भी ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं होंगी। मेरी बात समझ आई। लेकिन इसकी बात करूं sp3d3, 3 3 6 और 1 7, 7 के केस में शेप कौन सी बनती है बेटे, बोलो, पेंटागोनल 4 5, पेंटागोनल बाय पिरामिड, याद होगी ना, IF7 मैंने एग्जांपल कराया था आपको, IF7 पेंटागोनल बाय पिरामिड में ये जो एंगल होता है ना बेटे, ये लगभग 72 डिग्री का एंगल होता है, 72 का, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना का होगा बेटे, 90 का। तो बेटे जब एंगल्स अलग अलग हैं तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके एंगल्स, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, एनर्जी अलग अलग होगी, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अदरवाइज उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल के बीच में क्या डिफरेंस है। एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल की अगर बारे में बात करें कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है या घटता है तो बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, हम कुछ एग्जांपल से इसको स्टडी करेंगे ताकि हमें याद करने में बहुत इजी रह जाए। एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटे, देखो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन पास में होगा तो एस कैरेक्टर है ना। एस कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना पास है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा पास है। एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है। अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपकी क्या रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक। दूसरी बात देखिए बेटे, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे कितनी आएगी बेटे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो अगर मैं sp की बात करूं बेटे तो s और p दो बंदे हैं, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 1, तो s की कितनी होगी 50 और p की भी कितनी होगी 50, तो s कैरेक्टर 50% आ गया। यहाँ पर मैं बात करूं तो बेटे सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा मतलब sp3 या 2 sp2, 3 बॉन्डेड एटम है, 1 2 और 1 3 बॉन्डेड एटम है तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp2। अब 2 p के और 1 s का, बंदे कितने हो गए टोटल 3 बंदों में परसेंटेज कितनी आ जाएगी 33.3%। बात समझ आई। इसी तरह से बेटे यहाँ पर देखो 1 2 3 और 1 4 कनेक्टेड एटम्स है तो हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी sp3। तो परसेंटेज बेटे 3 p के और 1 s का 4 हो गए, तो एक के पास परसेंटेज कितना हो गया 25, तो एस का कैरेक्टर कितना हो गया 25%। ये बात समझ आई। यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको पी का बता रही हूँ, एस का 50 है तो बेटे पी का भी कितना होगा 50%, एस का 33.3 है तो पी का कितना होगा बेटे, पी 2 है तो कितना हो गया 66.6, हाँ लगभग तो इतना ही होगा ना बेटे। इसी तरह से एस का 25 है तो पी कितने है बेटे 3, तो 25 दिया कितने हो गए 75%। मेरी बात समझ आई। तो आप कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो पी घटेगा, कह सकते हो ना। तो आप क्या कह सकते हो कि एस अगर बढ़ेगा तो पी क्या होगा बेटे घटेगा। ये बात समझ आ गई। अब एसपी में शेप कौन सी होती है, लीनियर में एंगल आपको पता है कितना होता है बेटे 180 डिग्री। sp2 में शेप होती है ट्राइगोनल प्लैनर, एंगल कितना होता है 120। sp3 में शेप कितनी होती है टेट्राहेड्रल, एंगल 109.28 सेकंड। तो जरा ध्यान दीजिए
50, 33, 25, एस घट रहा है। एंगल देखिए 180, 120, 109 एंगल भी घट रहा है। तो एस कैरेक्टर अगर घटता है तो बॉन्ड एंगल भी घटता है। तो आपको मिला एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब बेटा ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ज्यादा पास होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी, डबल में उससे बड़ी, सिंगल में सबसे बड़ी। बात समझ आई। तो आप कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड एंगल बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो आपको ये याद रखना है कि एस कैरेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटती है। क्लियर होगी मेरी बात। अब बेटा परसेंटेज एस बढ़ेगा तो परसेंटेज पी घटेगा। अभी भी आपको निकाल के दिखाया है। अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना हो, आपको एस कैरेक्टर दे रखा हो कितना परसेंट है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एस अपॉन एस माइनस 1। एस जैसे जैसे बढ़ेगा थीटा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे। ठीक है। अगर पी के साथ कैलकुलेट करना हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे पी माइनस 1 अपॉन पी। तो पी बढ़ेगा तो कॉस थीटा ऑटोमेटिकली क्या होगा? घटेगा। तो एस बढ़ने पर थीटा बढ़ेगा, पी बढ़ने पर थीटा घटेगा। तो आप सिर्फ एक के लिए याद कीजिए, एस बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड लेंथ घटी। क्लियर। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? बढ़ेगी। करेक्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या आ जाएगी यहाँ पर? कोई डाउट बेटे? क्लियर होगी बात। अभी मैंने आपको ये बताया अभी हमने डिस्कस किया बेटे कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। याद करेंगे तो हमने अभी भी पढ़ा, एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा परसेंटेज एस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटे? बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बोलो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटे? बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बोलो बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगी। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हाँ, ये चीज याद रखना है कि आपको सब कुछ इंक्रीज करना है सिवाय बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो बेटे यहाँ पर एग्जांपल आप इसको बात का अच्छे से देख सकते हो, जो हमने भी पढ़ा है उसका क्लैरिफिकेशन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो थीटा 3 ज्यादा है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 ऑल आर इक्विवेलेंट। चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इक्विवेलेंट का मतलब चारों एंगल क्या होंगे बेटे? सेम होंगे। कितना? 109.28। ये बात समझ आई बेटे। अब यहाँ पर अगर मैंने फ्लोरीन लगाया है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड को अपनी तरफ से खींचेगा ना, इधर से ये भी ऐसे खींचेगा तो दूर जाके सेट होंगे तो बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ आई बेटे। तो थीटा 3 क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? 109.28। थीटा 2 में देखो एक एच और एक एफ है तो ये भी क्या होगा? नॉर्मल 109.28 से ज्यादा होगा। और ये वाला थीटा 1 क्या होगा बेटे? देखो H और H के बीच में है, H और H के बीच में कार्बन से कनेक्टेड, HH कार्बन से कनेक्टेड। ये कितना होगा? 109। क्लियर होगी मेरी बात। तो थीटा 1 होगा 109, लेकिन थीटा 2 क्या होगा? 109.28 से ज्यादा। और थीटा 3 क्या होगा? 109.28 से कहीं ज्यादा। तो थीटा 3 सबसे ज्यादा, थीटा 2 उससे कम और थीटा 1 सबसे कम। ये एप्लीकेशन क्लियर होगी। इसी को हम बेंड रूल से भी समझा सकते हैं। ये भी एक अलग तरह का रूल है बेटे। बेंड रूल क्या कहता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने आप को वहां अटैच करेगा जहां पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने आप को वहां अटैच करेगा जहां पी कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो मैंने यहाँ 2 फ्लोरीन ले रखे हैं, एक 2 हाइड्रोजन है बेटे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, फ्लोरीन की होती है 4.0, हाईएस्ट होती है। ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटे? ज्यादा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो कहाँ अटैच करेगा अपने आप को वहां पर क्या होगा? पी कैरेक्टर ज्यादा। तो इस पोजीशन पर मैं कह सकती हूँ मेरा पी कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। एस कैरेक्टर क्या है मेरा? कम। इस पोजीशन पर मैं कह सकती हूँ मेरा एच पी कैरेक्टर क्या है? कम। एस कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। तो वही एंगल की वही आई जो वहां आई। तो इसको आप बेंड रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बेंड रूल ये कहता है, दोबारा समझ लीजिए, बेंड रूल क्या कहता है? ये कहता है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पोजीशन पर जाकर चिपकेगा जिस पोजीशन पर पी कैरेक्टर ज्यादा होगा या एस कैरेक्टर कम हो। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि बेंट रूल क्या कहता है, देखो एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। तो मैंने यहाँ उल्टा कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां चिपकेगा जहां पर एस कैरेक्टर क्या होगा, कम, ताकि इक्वालिटी आ जाए। ताकि क्या आ जाए, बॉन्ड में इक्वालिटी आ जाए। तो पी को मैंने पी कैरेक्टर मेरा जहां पर ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर एस क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर वहां पे ले आऊंगी तो एस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी ना बेटा, इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो इक्विवेलेंसी लाने के लिए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखा, जहां पर मेरा एस कैरेक्टर कम था। बात समझ आई? तो दोनों ही चीजों से आप एक ही चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ज्यादा इजी आपको ये पड़ेगा सिंपल रिपल्शन के केस का, ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, अपने आप को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो थोड़ा दूर जाके सेटल होएगा, एज अ रिजल्ट एंगल बढ़ता है। क्लियर होगी मेरी बात? नहीं? sp3d का केस देखो बेटे, बेंट रूल पे थोड़ा सा बेस्ड है। टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडलिश की शेप होती है, आपको पता है। यहाँ पर एंगल क्या होता है बेटे, इन बॉन्ड्स को मैं कहती हूँ जैसे ये देखिए, ये पोजीशंस जो होती हैं ये होती है एक्सियल। ए से रिप्रेजेंट करिए, क्या होती है, एक्सियल पोजीशंस। ये होती है बेटे इक्वेटोरियल। तो बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल की ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड is more as compared to axial bonds। इस बात को समझिए प्लीज। सबसे पहले नॉर्मल कंसेप्ट लेते हैं। एंगल बेटा इक्वेटोरियल के बीच में ये जो एंगल होता है ये वाला, कितने का बताया मैंने आपको, 120 डिग्री का, है ना। तो इसके और इसके इन तीनों के बीच में एंगल कितने का है, 120 डिग्री का। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बेटे, ये प्लेन में है 1 2 और 1 3, ये ऊपर है, तो एंगल कितने का हो जाएगा, 90। नीचे वाले का एंगल भी क्या हो जाएगा, 90। तो एंगल अगर 90 है तो रिपल्शन ज्यादा होगी या 120 पे रिपल्शन ज्यादा होगी, 120 पे ज्यादा होगी। 120 बेटे एंगल ज्यादा है, एक दूसरे से दूर दूर है तो रिपल्शन क्या होगी, कम। एंगल छोटा हो गया, एक दूसरे के पास पास आ गए तो रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा। याद नहीं है, लॉन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम, बॉन्ड पेयर उससे कम करवाया था ना। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो इनकी रिपल्शंस क्या होगी, बॉन्ड से ज्यादा होगी बेटे, ठीक है। 90 डिग्री पर बिल्कुल पास हो गए तो एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा। इसीलिए यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो अपने आप को थोड़ा खींच के ऊपर कर लेता है, थोड़ा अपने आप को क्या कर लेता है, ऊपर कर लेता है। क्यों किया बेटा उसने ऊपर, अपने आप को थोड़ा अबव कर लिया ताकि रिपल्शन से बच सके। इसीलिए ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लंबी होती है। बात समझ आई? और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। ये बात समझ आ गई? ये तो PCl5 का केस था। अगर मैंने सारे के सारे इक्विवेलेंट ले लिए तो उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया था इनके इक्विवेलेंट कभी भी नहीं होते। आपने देखो P बीच में रखा बेटे, Cl 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 Cl, पांचों Cl होगी, 5 की 5 Cl है और बॉन्ड सारे क्या है, P के Cl के साथ। सेम बॉन्ड होने के बावजूद भी ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वाले की और नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ क्या है बेटे, ज्यादा। क्योंकि ऊपर वाले की और नीचे वाले की जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, हर चीज में फर्क होगा, है ना। तो उसका रीजन आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर एंगल 120 है तो रिपल्शन क्या है, कम, और यहाँ पर एंगल कितना है, 90, तो ये अपने आप को अबव खींच लेता है और ये अपने आप को थोड़ा बिलो। एज अ रिजल्ट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लेंथ क्या होती है, लंबी होती है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, अगर मैं इसी केस को बना दूं PCl3F2 तो बच्चा सोचेगा कि फ्लोरीन कहाँ रखे। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास रखना चाहिए कि दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहाँ रखा, इन A पोजीशंस पर मैंने किसको रखा, फ्लोरीन को। क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर लंबी होगी बेटे तो इनके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में रिपल्शन क्या होगी, कम, और कंपाउंड ज्यादा देर तक स्टेबल रहेगा।
बात समझ आई? कहने को तो बेटे कहीं भी रख सकते हो, आप यहाँ 2f रख के ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है इन एंगल्स के बीच में एंगल कितना है, सॉरी यहाँ बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पर रिपल्शन क्या होगी बेटे, ज्यादा। तो आपको उनको और ज्यादा दूर रखना है ताकि वो अपने आप को दूर कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो बॉन्ड कैरेक्टर को खींच के लंबा कर सकता है। बात समझ आई बेटे? तो बेंड रूल और आपका रिपल्शन फोर्स दोनों से आपको क्लियर हो गया शेप, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेटोरियल की बॉन्ड आपकी लॉन्गर क्यों होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन, तो आप बता देंगे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे।